गुड इवनिंग दोस्तों, CL एकेडमी हरदोई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आप सभी से चर्चा करते हैं वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जिनके माध्यम से हम वर्गमूल और घनमूल के सवालों को बेहद आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिनकी वजह से हम कई बार सवालों को गलत करके आते हैं। आइए देखते हैं पहला बिंदु हमारा क्या है। पहला बिंदु ये है कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7 तथा 8 नहीं हो सकता। विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि जब भी हम किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो उसके इकाई का अंक जो आता है वो 2, 3, 7 और 8 नहीं आता है। कैसे ये बात आपको समझ में आएगी, तो आपको जानकारी यह होती है कि जो भी हमारी संख्याएं हैं वो 0 से 9 तक के अंकों से बनी हैं और इकाई का अंक भी 0 से 9 तक की ही संख्या के बीच का होता है। तो कहीं न कहीं बात हम 0 से 9 तक के अंकों की करते हैं। तो आइए पहले हम 0 से 9 के वर्गों को देखते हैं और फिर वहाँ से हम निकाल पाते हैं कि क्या ये सच है कि 2, 3 और 7 और 8 जिन संख्याओं के अंत में आता है उनका पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि 0 का वर्ग क्या होता है 0, 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग क्या होता है 9 और इसी प्रकार 4 का वर्ग क्या होता है 16, 5 का वर्ग क्या होता है 25, 6 का वर्ग क्या होता है 36, 7 का वर्ग क्या होता है 49, 8 का वर्ग क्या होता है 64, 9 का वर्ग क्या होता है 81 और 10 का वर्ग क्या होता है 100। तो प्यारे दोस्तों, हमें 10 की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हम 0 की चर्चा ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। तो आइए यहाँ से हम जरा एक चर्चा करते हैं जो हम समझते हैं। जब हमने 0 का वर्ग किया तो अंत में क्या आया 0, जो कि वहाँ से चेक करेंगे क्या क्या आता है। तो आने वाली संख्याएं क्या हैं, जो आने वाली संख्याएं हैं, आने वाले अंक हैं, उनको भी हम एक तरफ लिखते रहते हैं। तो 0 का वर्ग किया तो इकाई का अंक क्या आया 0, फिर 1 का वर्ग किया तो इकाई का अंक क्या आ रहा है 1, फिर उसके बाद 2 का वर्ग किया तो इकाई का अंक आ रहा है 4 और फिर उसके बाद 3 का वर्ग किया तो इकाई का अंक क्या आ रहा है 9 और फिर उसके बाद 4 का वर्ग किया तो इकाई का अंक क्या आ रहा है 6, फिर 5 का वर्ग किया तो इकाई का अंक आ रहा है 5, 4 के बाद 5 और फिर क्या आ रहा है 6, फिर उसके बाद क्या आता है 6 के बाद फिर हमारे पास आता है 9। बाकी सारी संख्याएं जब देखते हैं तो 6 भी रिपीट हो रहा है, 9 भी रिपीट हो रहा है, 4 भी रिपीट हो रहा है और 1 भी रिपीट हो रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन 6 अंकों को देखते हैं 0, 1, 4, 5, 6, 9। तो किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो उसके इकाई का अंक मित्रों 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उनका इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 कभी भी नहीं हो सकता है। बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है। कोई भी संख्या आपको दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए तो आप इस ट्रिक के माध्यम से, इस तथ्य के माध्यम से बेहद आसानी से बता सकते हैं कि उसके इकाई का अंक क्या होगा और क्या नहीं होगा। और कई सवालों में इस तथ्य का प्रयोग करके हम बहुत आसानी से उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और सवाल बेहद आसानी से लग जाता है। आइए दूसरे तथ्य की हम बात करते हैं। यदि किसी संख्या के अंत में 0 की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहने का आशय यह है, अगर कोई संख्या है और उस संख्या के अंत में 0 विषम संख्या में आता है तो उस संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है।
और इसी का अपोजिट है, यदि उसके अंत में जीरो की संख्या सम आती है तो उसका पूर्ण वर्ग संभव हो जाता है। कैसे होता है ऐसा, इसको भी हम बेहद आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम संख्या ले लेते हैं 1, किसी पर्टिकुलर एक संख्या पर हम चर्चा करते हैं और 1 के बाद हम 1 जीरो लगाते हैं, तो आपको ये दिखता होगा कि 1 क्या है, विषम संख्या में है। यानी 1 जीरो जो है, ये जो है किसमें है, यानी ये विषम है। यानी इसका मतलब है 10 किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। 10 जो है किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। और इसी में अगर हम 1 के बाद 2 जीरो लगा दें तो जीरो कितने हो गए, सम हो गए। यानी प्यारे विद्यार्थियों, यानी जीरो कितने हो गए, सम हो गए। यहाँ ये विषम थे और यहाँ ये जीरो कितने हो गए, सम हो गए, यानी 100 हो गया। यानी ये किसका होता है, 10 का वर्गमूल होता है। यानी 10 का वर्ग होता है और ये पॉसिबल है। ऐसे ही अगर हम 1 के बाद 3 जीरो लगा दें तो ये क्या है, विषम है। ये क्या है, विषम है और ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। यह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ऐसे ही अगर हम 1 के बाद 4 जीरो लगा दें तो प्यारे विद्यार्थियों 4 जीरो आ गया, माने सम संख्या में जीरो हैं, यानी ये 100 का वर्ग होता है। और ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों अगर हम 5 जीरो लगा दें तो ये किसी का, यानी क्या आ गया, इसमें जीरो कितने हैं, विषम हैं और ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ऐसे ही डॉट 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 सो ऑन, हम अंत तक जाएंगे तो हम पाएंगे कि जिन संख्याओं के अंत में जीरो की संख्या 1 है, 3 है, 5 है और 7 है और 9 है, डॉट डॉट डॉट, यानी विषम संख्या में जीरो हैं, यानी विषम संख्या में जीरो हैं, विषम संख्या में जीरो हैं, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। और विद्यार्थियों यदि उसी के अंत में दो जीरो, 4 जीरो, 6 जीरो, 8 जीरो, डॉट 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 एटसेट्रा कुछ हैं, यानी सम संख्या में है, कैसा है, सम संख्या में है, तो उसका पूर्ण वर्ग होगा, तो उसका पूर्ण वर्ग होगा। तीसरा बिंदु हमारा है विद्यार्थियों, कहता है कि प्रत्येक सम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी सम संख्या होता है। तो कोई भी संख्या है जो सम संख्या है और उसका पूर्ण वर्ग अगर पूर्ण वर्ग है वो और उसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो वह भी एक सम संख्या होता है। तो आइए कैसे होता है जानते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, मान लिया विद्यार्थियों हमने कहा √4, तो √4 ले लिया। 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका हमने बाहर वर्गमूल निकाला तो क्या आता है, 2। तो सम संख्या का वर्गमूल लिया और बाहर क्या आ गया, 2, तो सम का सम आ गया। ऐसे ही अगर हम मान लेते हैं 4 के बाद हम ले लेते हैं 16, तो 16 ये भी सम है और जब इसका वर्गमूल निकाला बाहर आया तो कितना आ गया, 4, यह भी सम आ गया। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लिया हमने ले लिया 64, तो 64 भी सम है और इसका वर्गमूल लेने पर कितना आ जाता है, कितना आ जाएगा, 8। तो ये भी सम और ये भी सम। मान लिया हमने ले लिया 144, 144, ये भी सम और इसका वर्ग बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 12। ऐसे दो और ले लेते हैं एग्जाम्पल। मान लिया हमने ले लिया √216 और इसका जब हम वर्ग करेंगे तो किसका होता है, 216 नहीं, 256 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, या 169 ले लेते हैं। 169 सम में नहीं आएगा तो कितना ले लेते हैं हम, 256 ही ले लेते हैं, 256। तो ये कितने का होता है, 16 का। तो ये सम और इधर भी सम। ऐसे ही हम एक और ले लेते हैं। मान लिया हम ले लेते हैं 324, तो किसका है ये, 18 का। तो इधर भी सम और इधर भी सम। तो इससे एक सिद्ध हुआ
कि किसी भी सम पूर्ण वर्ग संख्या का यदि मैं वर्गमूल हम निकालते हैं तो वह एक सम संख्या ही होता है। आइए दूसरे अगले बिंदु पे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है प्रत्येक विषम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी विषम संख्या होता है। जैसे इधर सम संख्या का वर्गमूल सम होता है, ऐसे ही विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होता है। इसके लिए भी एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो क्या होगा विद्यार्थियों, मान लिया हमने ले लिया √9, तो किसका होता है ये 3 का होता है। मान लिया हमने ले लिया √25, तो किसका होता है ये 5 का होता है। मान लिया हमने ले लिया √49, तो किसका होता है ये 7 का होता है। मान लिया हमने ले लिया √81, तो ये किसका होता है 9 का होता है। ऐसे ही मान लिया हमने √ ले लिया 121, तो किसका होता है 11 का होता है। ऐसे ही मान लिया हमने ले लिया 169, तो ये किसका होता है 13 का होता है। ऐसे ही मान लिया हमने ले लिया √189, तो ये किसका होता है 17 का होता है। नहीं 289 किसका होता है 17 का होता है। तो इसलिए इस तरह से हमारे पास जो चीज़ें आई तो कितनी आ गई मेरे पास, तो प्रत्येक विषम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी विषम संख्या होता है, जो कि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से सिद्ध होता है कि √3 यानी 3, √25 माने 5, √49 माने 7, 81 माने 9, इस तरह से सारे हमने निकाले तो ये हमारे पास बात निकल करके आती है। आइए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो बेहद महत्वपूर्ण है, जो हर तरीके के सवाल में मुझे काम आता है और तब काम आता है जब किसी भी संख्या की घात यानी किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात दी होती है तो कई बार हमको यह ध्यान में नहीं आता है कि इसका मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। आइए उसी पर हम चर्चा करते हैं। कहता है किसी भी धनात्मक यानी पॉजिटिव या ऋणात्मक निगेटिव संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी संख्या यदि हमको दे रखी है और उस संख्या वो संख्या चाहे हमको ऋणात्मक दी हो और चाहे धनात्मक दी हो, उसकी घात अगर हमारी वर्ग है यानी उसका यदि हम वर्ग करते हैं तो वह हमेशा धनात्मक तो धनात्मक रहती ही है, लेकिन ऋणात्मक भी धनात्मक हो जाती है। और यदि इसको हम अपनी दूसरी भाषा में कहें तो हम यह कह सकते हैं यदि किसी संख्या की घात या यदि किसी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या की घात समघातों में है तो उसका मान सदैव धनात्मक होता है, और यदि किसी भी ऋणात्मक या धनात्मक संख्या की घात विषम घातों में है तो उसका मान सदैव ऋणात्मक होता है। कैसे होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो आइए हम एक बार समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो किसी भी संख्या की घात, तो पॉजिटिव मान लिया 2 की घात 2 है, इसका मान तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, जितनी घात का मतलब उतनी बार उसका गुणा, माने 4 हो गया। और यही बात हम कहें कि -2 की घात 2, इसका मतलब है -2 की गुणा 2 बार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 2 दूनी 4, माने जब वर्ग किया माइनस संख्या का तो क्या हो गया प्लस हो गया। ऐसे ही आते हैं हम और कोई संख्या लेते हैं, मान लिया हमने ले लिया 11 का वर्ग, तो 11 का वर्ग क्या होता है 121, प्लस का ही रहेगा। और यदि इसी के साथ हम ले लेते हैं -11 का वर्ग, तो क्या करेंगे इसको लिखेंगे -11 और गुणे -11। अब आप देखते हैं माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 11 का वर्ग 11 की गुणा क्या होती है 121। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से ये बात निकल करके आई कि किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग तो धनात्मक होता ही होता है, लेकिन उसकी ऋणात्मक संख्या का भी अगर हम वर्ग करते हैं तो वह उसका मान भी सदैव धनात्मक आता है। इसके साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात यदि समघात है तो उसका मान सदैव धनात्मक होगा, और यदि किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात विषम घात है तो उसका मान सदैव ऋणात्मक होगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया हमने लिख लिया -3 की घात 4, तो आप मान के चलिए 3 तियाँ 9 तियाँ 27 तियाँ 81, यानी इसका मान प्लस का 81 होगा। और प्यारे विद्यार्थियों अगर -3 की घात हमने लिख दिया 3,
तो निश्चित रूप से 3 3 होती हैं 27 तो आएगा प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन माइनस का 27 आएगा। कैसा आएगा? माइनस का 27 आएगा। ऐसे ही अगर हम कोई एक और संख्या ले लेते हैं, मान लिया हमने कहा 5 की घात हमने कह दिया 4, -5 की घात 4, तो 5 पचम 25 पंचे 125 पंचे 625। माने अगर हम 5 की घात 4 करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, हमारी वैल्यू क्या आएगी? 625। क्यों? क्योंकि हमारी घात कैसी है? इवन पावर है, माने सम संख्या है। और यदि -5 की घात ही हम क्या ले लें? 5 ले लें, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्या हो जाएगा? पचम 25 पंचे 125 पंचे 625 और 625 पंचे, तो कितना हो जाता है? 31 25। कितना हो जाता है? 31 25। लेकिन ये 31 25 कैसा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये 31 25 हमारा होगा माइनस का। कैसा होगा? माइनस का। तो इस तरीके से हम जब वर्क करते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ और भी महत्वपूर्ण हमारे पास इसके तथ्य हैं, जो हम अगले वीडियो में आपको बना करके भेजेंगे। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो बेहद पसंद आएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो निश्चित रूप से इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपको चाहिए, इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।